हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सभी प्यारे एस्पायरेंट्स नोटबुक और पेन ले लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ से आप हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चंस का जो पॉइंट निकल कर आएगा उससे आप नोट करेंगे, राइट। तो चलिए देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन प्रेस कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, क्या ही जाता है आप लोगों का सब्सक्राइब करने में, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर टोटली हम आपके लिए वर्क करते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आते हैं और सारी क्लासेस, सारी ये क्वेश्चंस आपको फ्रीली प्रोवाइड किए जाते हैं। तो थोड़ा सा तो आपका बनता है प्यार और सपोर्ट, तो ज़रूर करें। और चलिए आप ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस। ह्यूमन में आरबीसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको क्या करेक्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको करेक्ट चूज करना है। तो आरबीसी क्या करती हैं? दे कैरी अबाउट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या फिर दे ट्रांसपोर्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन, या फिर दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ओनली, या फिर दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, या फिर आरबीसी जो है ये बिल्कुल भी CO2 को कैरी नहीं करती हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन में आरबीसी की, तो जो इमेच्योर आरबीसी होती हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी होती हैं, वो कैसी होती हैं? ओवल शेप्ड होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने लगती हैं, तो ये मैच्योर आरबीसी कैसी होती हैं? बाई कॉनकेव शेप्ड होती हैं, बाई कॉनकेव शेप्ड होती हैं एंड ई न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। इसीलिए जब ये ई न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं तो आरबीसी फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं और ये 120 डेज़ के बाद 120 डेज़ के बाद डिग्रेड हो जाती हैं, है ना। हमारे स्प्लीन में जाकर ये क्या होती हैं? 120 डेज़ के बाद डिग्रेड हो जाती हैं, राइट। तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या है? आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? जो हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें कैरी करना, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, वाया आरबीसी, है ना। आरबीसी में क्या है? जो हमारी इरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करती हैं। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड क्वाटर्नरी प्रोटीन है जो कि हीम पिगमेंट एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी है, राइट। तो वाया आरबीसी या हम कह सकते हैं वाया हीमोग्लोबिन। तो वाया आरबीसी या हीमोग्लोबिन O2 का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में 97% होता है, राइट। एंड जो रेस्ट ऑफ 3% है ये वाया प्लाज्मा, है ना। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, तो ऑक्सीजन जो है, O2 जो है, ऑक्सीजन का 3% ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है। 3% किसे होता है? वाया ब्लड प्लाज्मा, राइट। तो अब अपने ऑप्शंस पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? दे कैरी अबाउट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ये 50% CO2 को कैरी नहीं करती हैं। दे ट्रांसपोर्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन। एकदम करेक्ट। आरबीसी क्या करती है? 97% हमारी
O2 हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ओनली, गलत है। और दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है आपका, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। ऑक्सीजन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व जो होता है ना, वो किस शेप्ड का होता है, सिग्मॉयड, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या फिर स्ट्रेट लाइन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीजन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व से कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन और डिसोसिएशन कर्व को एक बार समझ लेंगे। ऑक्सीजन एंड जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व है ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, सिग्मॉइडल शेप्ड होता है। तो वाई एक्सेस पर परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, राइट, एंड एक्स एक्सिस पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो कर्व है ये लेफ्ट एंड राइट, जब एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का, तो ये कर्व लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट होता है। तो कर्व लेफ्ट कब शिफ्ट होता है, जब ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है एल्वोलाई लेवल पर, है ना, लंग्स लेवल पर। जब एल्वियोलाई लेवल पर ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है तब हमारा कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। लेफ्ट साइड को शिफ्ट कराने के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। एंड जब टिश्यू लेवल पर, ठीक है, टिश्यू या हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक लेवल पर जब ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है तब हमारा कर्व राइट शिफ्ट होता है, ठीक है, तब हमारा कर्व राइट शिफ्ट होता है। इसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। जो ऑक्सीजन एंड जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन कर्व जब राइट शिफ्ट होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्हें आप याद रखेंगे। तो राइट कर्व शिफ्ट कब होगा, जब हाइपॉक्सिया की कंडीशन होगी, यानी कि ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, है ना, और क्या होगा, हाइपर कार्बिया की कंडीशन होगी, हाइपर कार्बिया, ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लेवल इंक्रीज होगा, है ना, तो CO2 जब इंक्रीज होगा। इसके अलावा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और क्या होगा, H आयन, है ना, जो H आयन है इंक्रीज होंगे, यानी कि एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। जब एसिडोसिस की कंडीशन होगी तब क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी इस लेवल पर। इसके अलावा 2,3 BPG का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट होगी एट द लेवल ऑफ टिश्यू, ठीक है, तब हमारा कर्व जो है राइट शिफ्ट होता है। और इसके जस्ट अपोजिट हमारा कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, है ना, जब लंग्स लेवल पर होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन हमारी RBC के पास ज़्यादा होगी, है ना, तो ऑक्सीजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, CO2 डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है, और जो pH है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर H आयन इंक्रीज होगा। अगर आपसे pH पूछा जाए तो pH क्या होगा, अगर H आयन इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ेगी, है ना, एसिडोसिस होगा, तो फिर pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने हैं, कौन से फैक्टर कर्व को राइट शिफ्ट करवाते हैं और कौन से फैक्टर कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करवाते हैं, राइट। आप राइट शिफ्ट एक बार नोट कर लीजिए और उसका जस्ट अपोजिट आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने आपको शेप भी बताया कि जो हमारा ऑक्सीजन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व है ये कैसा है, दैट इज सिग्मोइडल शेप्ड, है ना, ये कैसा होता है, सिग्मोइडल शेप्ड। क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए सिग्मोइड शेप्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स? हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या है? ठीक है, आपको वाइटल कैपेसिटी निकालना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। आप थोड़ा सा समय लेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करेंगे। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, प्लीज बी अटेंटिव एवरीवन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अगर हमें वाइटल कैपेसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें टोटल लंग कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम पता है तो हम अपनी वाइटल कैपेसिटी को निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपका क्या फार्मूला होता है? दैट इज वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स आर लाइन्ड बाई। हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई ये जो इनकी लेयर है ये किसकी बनी होती है? किस टाइप की एपिथेलियम से बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर कॉलमनर एपिथेलियम, बताइए। तो जो हमारी ये एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है ये कैसी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। और ये जो सेल्स हैं ये कैसी होती हैं? टेसेल्ड शेप की ये सेल्स होती हैं, जिसे हम टेसेल्ड, कभी आपसे पूछ लिया जाए टेसेल्ड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये आपकी एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है उसी को कहते हैं, है ना। ये टेसेल्ड लाइक होती है, यानी कि फ्लैट सेल से बनी होती है, इस तरीके से फ्लाइट सेल से, जिससे कि जो है आसानी से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो सके, है ना। ये हमारी एल्वियोलाई है, यहाँ पर ये हमारा प्लाज्मा है ना, ब्लड सेल्स हैं। तो ये ब्लड सेल्स आएंगी आरबीसी, तो यहाँ से जो हमारी एल्वियोलाई है इससे आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके, इसलिए हमारी एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है ये किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। ठीक है, इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो करेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन बी। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक रजिस्टर पर नोट करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके फर्दर आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप जितनी बार क्वेश्चंस को राइट करेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट। रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? सेरिबेलम में, सेरिब्रम में, हाइंड ब्रेन में, या फिर हाइपोथैलेमस में? बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सेंटर की, तो रेस्पिरेटरी सेंटर में 2 पार्ट हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटॉक्सिक, है ना, जो कि एयर की टॉक्सिटी को चेक करेगा, एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और इसके साथ साथ एपन्यूस्टिक सेंटर, है ना, हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन आ रही है, उसकी जो है जो कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, उसके
अमाउंट की बात करेगा, उसको चेक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए रेस्पिरेटरी सेंटर में दो पार्ट हैं, क्या क्या, रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये हमारे ब्रेन में कहाँ लोकेटेड होता है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा में। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा में। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर ये कहाँ होते हैं, हमारे पॉन्स में, राइट, पॉन्स में। मेड्यूला ऑब्लांगाटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम ये हमारे ब्रेन के हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, किसके हैं, हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा आता है, पॉन्स आता है और सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम आता है। तो अब यहाँ पर आप आंसर करेंगे क्या करेक्ट होगा। इसके अलावा आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो हमारा पॉन्स वेरोलाई होता है ना, पॉन्स में जो बेरोलाई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, पॉन्स बेरोलाई, ये केवल हम ह्यूमंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। एक ह्यूमन ही ऐसा है, मैमल्स है जो कि फेशियल एक्सप्रेशन कर सकता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज पॉन्स वेरोलाई, राइट। तो यहाँ पर अब आप बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। रेस्पिरेटरी सेंटर सेरिबेलम में नहीं, सेरिब्रम नहीं था, है ना, कहाँ था, हाइंड ब्रेन में। ठीक है, हाइंड ब्रेन में भी कहाँ पर, मेड्यूला ऑब्लांगाटा एंड पॉन्स। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अबाउट 1200 ml of air is always known to remain inside the human lungs. It is described as, हम कितना भी फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर लें, है ना, अंदर एयर ले लें, या हम कितना भी फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लें, उसके बाद भी हमारे लंग्स में रिमेनिंग 1200 ml एयर ऑक्सीजन रहती है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, या फिर टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। तो अगर आपको सभी की वैल्यूज याद हैं तब भी आप इस ऑप्शंस को, इस आंसर को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। हमने प्रीवियस कई सारी क्लासेस में आपको बताया है, आप एलिमिनेटिंग मेथड्स को ज़रूर यूज़ करें किसी भी क्वेश्चंस को करेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम इन सभी का वॉल्यूम लिख लेंगे। ओके, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो ये आपका 500 ml होता है ना, 500। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये आपका कितना होता है, 1100 ml होता है। एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml होता है, राइट। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml, 12 है ना, 1200 ml। सो आपसे यहाँ पर 1200 ml पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग रिब्स ऑफ थोरैसिक केज आर, थोरैसिक केज की बात करें, है ना, थोरैसिक केज यानी कि जहाँ पे हमारी रिब्स जिस केज में बंद हैं, जिस केज में हमारी रिब्स प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थोरैसिक केज कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो हमारे पास 12 पेयर्स रिब्स हैं, है ना, 12 पेयर रिब्स हैं। याद रखना रिब्स हमारी कैसी होती हैं, बाइसेफेलिक होती हैं, है ना, बाइसेफेलिक होती हैं। और ये वेंट्रल साइड में हमारे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, है ना, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है। और डॉर्सली हम कह सकते हैं लेटरल डॉर्सली जो है डॉर्सल साइड में जाकर किससे जुड़ी होती हैं, हमारी वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, है ना, वर्टिब्री से। तो जो रिब्स हैं, रिब्स
अटैचमेंट के बेसिस पर 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स हैं फर्स्ट से लेकर 7th रिब्स तक, जो फर्स्ट से लेकर 7th पेयर्स की रिब्स हैं ये हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। ये जो है पीछे की तरफ हमारी थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, और आगे की तरफ वेंट्रली हमारे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो ये कितनी होती हैं, 7 पेयर्स होती हैं। जो 7 पेयर रिब्स हमारी हैं ये ट्रू रिब्स हैं और इन्हें हम स्टर्नोवर्टिब्री कहते हैं। प्लीज़ आप नोट कर लेना, इन्हें हम स्टर्नोवर्टिब्री कहते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फॉल्स रिब्स की। तो 8th, 9th एंड 10th नंबर की जो वर्टिब्री हैं ये फॉल्स रिब्स होती हैं। ये डायरेक्टली हमारे आगे की तरफ स्टर्नम से ना जुड़कर 7th नंबर की जो रिब्स होती है उसी से कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, ठीक है। किससे जुड़ी होती हैं, कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, कार्टिलेजिनस होती है, इसलिए हम इन्हें फॉल्स रिब्स या और क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोवर्टिब्री कहते हैं। नोट कर लीजिए आप, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोवर्टिब्री कहते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोवर्टिब्री रिब्स। और ये नंबर में कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं, 8th, 9th एंड 10th। तो आपसे पूछा जा सकता है फॉल्स रिब्स कितने पेयर होती हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे फ्लोटिंग रिब्स जो हैं 11th एंड 12th पेयर्स की जो रिब्स हैं वो हमारे स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, वो आगे की तरफ फ्रीली होती हैं और पीछे की तरफ हमारी थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, इसीलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। और अगर इनका नंबर पूछा जाए तो ये 2 पेयर होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, 2 पेयर्स होती हैं, राइट। तो आई होप अब आप अच्छे से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए रिब केज किसे कहते हैं, रिब जो रिब्स हमारी हैं रिब्स केज, तो रिब्स केज में अंतर्गत क्या क्या आता है, थोरैसिक केज और रिब्स केज में स्लाइटली डिफरेंस है, प्लीज़ बी अटेंटिव। रिब्स केज में हमारी रिब्स आ जाती हैं जो कि 12 पेयर्स हैं, है ना, सिफेलिक हैं, बाइसिफेलिक हैं, दोनों तरफ हेड प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ऐसे बाइसिफेलिक होती हैं। एंड थोरैसिक वर्टिब्री आ जाती हैं, ठीक है, और क्या आता है, थोरैसिक वर्टिब्री। 1 सेकेंड, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे रिब्स केज और जो थोरैसिक केज है इसमें क्या डिफरेंस है। चलिए छोड़िए से, देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन, बताइए क्या आपसे पूछा गया, फ्लोटिंग रिब्स। तो 11th एंड 12th नंबर की जो रिब्स हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मस्कुलर ट्रांसवर्स पार्टीशन इन मैमल्स दैट सेपरेट्स थोरैसिक फ्रॉम एब्डोमेन इज कॉल्ड। हमारी बॉडी में 3 पार्ट्स है ना, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमेन एंड पेल्विक। तो थोरैसिक एंड एब्डोमेन को कौन सेपरेट करता है, डायाफ्राम, फेरिंग्स, स्टमक या फिर डिओडेनम। तो सपोज करिए ये हमारी बॉडी कैविटी है ना, जिसमें ये थोरैसिक कैविटी है, ये आपका एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन कैविटी, और ये आपकी पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो थोरैसिक और एब्डोमेन कैविटी को एक तरीके की मसल्स होती है जो कि इसको ट्रांसवर्सली इस तरीके से सेपरेट करती है ना। तो आपको इस मसल का नेम बताना, इसे क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, स्टमक कहते हैं या फिर डिओडेनम कहते हैं। तो जो ये मसल्स है ये कैसी मसल होती है, इसे हम फ्रेनिक मसल कहते हैं, ठीक है, फ्रेनिक मसल। तो आई होप अब आपने आंसर को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिया होगा। बताइए
फ्रेनिक मसल, और इसे क्या कह देते हैं, रेडियल मसल भी कहते हैं, और इसे क्या कह देते हैं, रेडियल मसल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज डायाफ्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायामीटर। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट डायामीटर किसका है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, बताइए। अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की, है ना, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एक बार देखेंगे, ये क्या है, हमारी ट्रेकिया है ना, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया। तो जो हमारी ट्रेकिया है ना, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ये ट्रेकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, लिख लेंगे आप, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास लंग्स हैं वो क्या है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। जब ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर दो ब्रोंकस में डिवाइड होती है, तो जो एक प्राइमरी ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग में चला जाता है, जिसे हम लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, और जो दूसरा ब्रोंकस है ना, वो हमारे राइट लंग्स में चला जाता है, जिसे हम प्राइमरी राइट ब्रोंकस कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी ट्रेकिया एल्वोलाई की तरफ बढ़ती है ना, डिवाइड होते हुए जैसे हमारी एल्वोलाई की तरफ बढ़ती, वैसे वैसे डायामीटर कम होता है, राइट, वैसे वैसे डायामीटर इसका डिक्रीज होगा। जो प्राइमरी ब्रोंकस है अब ये सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकस है यहाँ से, और सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद ये फिर टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा, ये टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा। टर्सरी ब्रोंकस के बाद और इसका डायामीटर कम होगा, और फिर ये प्राइमरी, ठीक है, आई होप आप सभी को विजिबल होगा। चलिए ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो फिर ये जो हमारा टर्सरी ब्रोंकस है ये फर्दर फिर से डिवाइड होगा, और क्या बनाएगा, इसका डायमीटर कम होगा, जिसे अब हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकियोल। तो ये क्या है आपका, प्राइमरी ब्रोंकियोल है। प्राइमरी ब्रोंकियोल क्या होगा, अब ये जो है एल्वुलाई में जाके टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर और एक जो रीजन होगा, ये आप जो देख पा रहे हैं ब्लू कलर, ये क्या है आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल, या इसी को और आप क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। उसके बाद क्या है, ये आपका एल्वियोलाई है ना, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं यहाँ पर, एल्वियोलाई होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा ये ट्रेकियल सिस्टम होता है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ट्रेकियल सिस्टम होता है, इसे हम ट्रेकियल ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका डायामीटर कम होता है, जिससे कि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। अब आप यहाँ पर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हम जिसे रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल या जिसे हम टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं, इसका सबसे कम डायामीटर होगा। उसके बाद फिर हमारी एल्वुलाई आ जाएंगी। तो सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोकल कार्ड्स अकर इन। वोकल कार्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स में, लैरिंग्स, ग्लॉटिस या फिर ब्रोंकियल या फिर ब्रोंकियल। सो हम सभी जानते हैं वोकल कार्ड्स को और हम क्या कहते हैं, दैट इज साउंड बॉक्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कह देते हैं, वॉइस बॉक्स। जो हमारा वोकल कार्ड्स है ये 9 कार्टिलेज से बना होता है, 9 कार्टिलेज से बना होता है, यानी कि ये कार्टिलेजिनस होता है। और ये कार्टिलेज भी क्या होता है, हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज का
एक्सेप्ट याद रखना ईपीग्लॉटिस। जो ईपीग्लॉटिस है ये आपका जो है हाइलाइन कार्टिलेज का नहीं बना होता, ये आपका इलास्टीन कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टीन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो ये किस रीजन में प्रेजेंट होगा? फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, या फिर ग्लॉटिस, या फिर ब्रोंकियल। बताइए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जो वोकल कार्ड्स है ये हमारा लैरिंग्स में प्रेजेंट है ना, लैरिंग्स बी से कहते हैं, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे जो हमारा लैरिंग्स है, जो साउंड बॉक्स है, वो किन 6 टाइप्स की कार्टिलेज से बना होता है। उन 6 जो कार्टिलेज हैं, है ना, जो 6 कार्टिलेजिनस बॉक्स हैं, उनके आपको नेम नोट करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? बताइए। ये रेनिन एंजाइम है या रेनिन हार्मोन है? आप अच्छे से देखकर बताएं, रेनिन एंजाइम है या फिर रेनिन हार्मोन है? तो रेनिन के बारे में हमने कल ही जिक्र किया था प्रीवियस क्लास में कि जो रेनिन है वो रास पाथवे में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, राइट। तो आपको पता होगा जो रेनिन एंजाइम होता है उसका ये स्पेलिंग है ना, रेनिन एंजाइम। जो रेनिन एंजाइम है ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। लेकिन यहाँ पर जो रेनिन दिया गया है ये क्या है? ये आपके नेफ्रॉन में जस्टाग्लोमेरुलस सेल से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, जिसका अपना रोल रास पाथवे को एक्टिवेट कराने में है, राइट। सो यहाँ बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, पोडोसाइट्स, नेफ्रीडिया, या फिर स्टमक। सो सिंपली हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो हमारे नेफ्रॉन की जेजी सेल्स हैं यही क्या करती हैं? रेनिन को सिक्रीट करती हैं। जब हमारी कंडीशन, जब हमारी बॉडी की कंडीशन कैसी होती है? हाइपोवोलेमिया, है ना, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, हाइपोवोलेमिया, और हाइपोटेंशन, जब बीपी लो होता है उस समय रास पाथवे एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूरिन इज। यूरिन कैसा होता है? हाइपोटोनिक इज हाइपोटोनिक टू ब्लड एंड आइसोटोनिक इन मेडुलरी फ्लूइड। जब यूरिन ब्लड में होता है तो कैसा है ये? मतलब ब्लड के अकॉर्डिंग आपको बताना कैसा है? हाइपोटोनिक। और जब मेडुलरी फ्लूइड के अकॉर्डिंग ये कैसा होता है? आइसोटोनिक। या फिर हाइपोटोनिक टू ब्लड एंड आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड, या फिर आइसोटोनिक टू ब्लड एंड हाइपोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड, या फिर आइसोटोनिक टू ब्लड एंड हाइपरटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड। बताइए। ध्यान से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमको सभी का यूरिन, ब्लड और मेडुलरी फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी पता है तो हम डेफिनेटली इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ब्लड की ऑस्मोलरिटी की बात करें तो ब्लड की कितनी ऑस्मोलरिटी होती है? ऑस्मोलरिटी आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। कितनी होती है? 1200 मिली ऑस्मोल, 1200 मिली ऑस्मोल। और मेडुलरी फ्लूइड की कितनी होती है? मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है। और यूरिन की कितनी है? यूरिन की ऑस्मोलरिटी 1200 मिली ऑस्मोल, है ना। ब्लड और यूरिन की जो है ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक होती है। तो अब यहाँ से आप आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लड में कैसी होगी? हाइपोटोनिक टू ब्लड एंड आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड।
तो जो यूरिन का कंसंट्रेशन है, जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है, वो मेडुलरी फ्लूइड से 4 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए कैसा होगा ये हाइपोटोनिक। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म इज यूज्ड बोथ फॉर अ पार्ट ऑफ किडनी एंड अ पार्ट ऑफ स्केलेटन इन द मैमल्स। कॉमन सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। इनमें से वो कौन सा टर्म है जिसे हम उस टर्म को हम किडनी सिस्टम में भी यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ हम स्केलेटन सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। देखिए, सेंट्रम, पेल्विस, कॉर्टेक्स, मिड्यूला। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम में जब हम हम पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, पेल्विक गर्डल की, है ना, तो वहाँ पर हम पेल्विस टर्म को यूज़ करते हैं। किडनी सिस्टम में जो हमारी ये बीम शेप्ड किडनी है ना, ये इसका हाइलम है। तो यहाँ पर ये जो रीजन होता है जिसमें जो है नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट आकर ओपन होती हैं, तो उसी रीजन को हम पेल्विस रीजन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी पेल्विस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अच्छा, जब रास पाथवे ऑपरेट होता है तो इनमें से किस हार्मोन को सिक्रीट करवाता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। देखिए एक बार रास पाथवे को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। जब हमारी बॉडी में बीपी लो होता है ना, यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है और ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जब बीपी लो है, ब्लड वॉल्यूम लो है, उस समय क्या होता है, रास पाथवे एक्टिवेट होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉल सिस्टम। उस समय हमारी जो नेफ्रॉन की जे सेल्स हैं ना, जस्टा ग्लूमेरुलस सेल्स जो हैं, ये रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। रेनिन हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम में आता है और इसे अब हम प्रोरेनिन कहते हैं। उसी समय जो हमारे लीवर की हिपैटोसाइटिक सेल्स हैं, लीवर की हिपैटोसाइटिक सेल्स एंजियोटेंसिनोजेन को सिक्रीट करती हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एंजियोटेंसिनोजेन को प्रोरेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, इसको हमारे लंग से सिक्रीट होने वाला एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब देखिए जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये हमारी किडनी के एपेक्स पार्ट पर जो एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड है ना, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन पर जाकर एक्ट करता है। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से क्या सिक्रीट करवाता है, एल्डोस्टेरॉल हार्मोन, है ना, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को ये सिक्रीट करवाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। अब ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि जो ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, ये हमारे नेफ्रॉन के, ध्यान से सुनना, हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन के जो डीसीटी पार्ट है, डीसीटी पार्ट से सोडियम आयन एंड वाटर, ठीक है, आप प्लीज़ नोट कर लेना, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची है। जो डीसीटी पार्ट है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से जो सोडियम आयन है, ठीक है, और वाटर, इसको रीएब्जॉर्ब करा लेता है ना, इसको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में डाल देता है। इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन है सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट। जब डीसीटी से सोडियम आयन
और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। और साथ ही यहाँ पर क्या करेगा, पोटेशियम आयन को बाहर इंक्रीज कराएगा, जिससे हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन रहेगा, है ना। अगर सोडियम को एब्जॉर्ब किया है तो फिर पोटेशियम आयन को बाहर एक्सक्रीट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहे, पीएच मेंटेन रहे, राइट। तो क्या किया यहाँ पर, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को सिक्रीट करवाया किसने, एंजियोटेंसिन सेकेंड ने। अब क्या होगा, अब जो है ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना, जो सोडियम आयन, वाटर एंड जो है HCO3 बाई कार्बोनेट आयन को भी रीअब्जॉर्ब करा लेगा। जब ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जो हाइपोटेंशन की कंडीशन थी अब वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से रास पाथवे हमारे घटी हुई बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर अब आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एंजियोटेंसिनोजन और क्या करता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, हमारे ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट से ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करवाता है, वैसोप्रेसिन और एडीएच, वैसोप्रेसिन को ही हम एडीएच हार्मोन कह देते हैं, इसे भी ये उसी समय पर सिंथेसाइज कराएगा, जिससे कि नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से भी वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करा सके, ठीक है। अगर एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर पेशेंट को क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, यूरिन काफ़ी जो है कंसंट्रेट हो जाती है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। सो अब आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करवाता है, सिंथेसाइज करवाता है रास पाथवे, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि मेडुला रीजन से सिक्रीट होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं, डी नहीं। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। कितना आसान था, देखा। बस आप इस पाथवे को एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से आपको 10 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is both osmoregulator as well as nitrogenous product? अच्छा, इनमें से वो कौन सा है जो कि नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट भी है, इसके साथ साथ हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन करता है ना, ऑस्मो रेगुलेटर भी है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर क्या है, हम जानते हैं हमारी बॉडी में ऑस्मोलरिटी को कौन सा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट मेंटेन करवाता है, दैट इज यूरिया, है ना। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया साइकिल कहाँ ऑपरेट होती है, हमारी लीवर की हेपेटोसाइटिक सेल्स में, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल, है ना, ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं, या इसी को हम क्रेब्स हैंसलीट साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे लीवर में हिपैटोसाइटिक सेल्स में, जो कि हमारी बॉडी का एक नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेटर भी है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्ट ऑफ बिल्नी ओपन्स ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। डक्ट ऑफ बिल्नी कहाँ ओपन होती है, यूरेटर में, रीनल पैपिला में, डिओडेनम में या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो एक बार हम नेफ्रॉन को ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि जो डक्ट ऑफ बिल्नी है कहाँ प्रेजेंट है और फिर ये कहाँ ओपन होती है। तो सपोज करिए, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक नेफ्रॉन। तो ये हम क्या है, दैट इज बाउमन कैप्सूल, है ना, बाउमन कैप्सूल है। यहीं पर जो है आर्टरी आएगी, है ना, रीनल आर्टरी, से क्या कहते हैं, एफरेंट एंड अफरेंट आर्टरी। ये
तो ये यहाँ पर बेस्ट प्रोडक्ट ब्लड है ना, और सारी चीज़ें लेकर आएंगी जो कि यहाँ पर बाउमेन कैप्सूल में चीज़ें फिल्टर होंगी, राइट। ये इसका क्या है, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसका डीसीटी है, ठीक है। और ये इसका कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये आप जो कर्व्ड पोर्शन है, ये कर्व्ड, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। क्लियर। नाउ अब देखिए, ये हमारी क्या है, किडनी है ना, बीम शेप्ड हमारी किडनी है। तो ये एक किडनी ड्रॉ किया, ये क्या है, किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है, और ये किडनी का क्या है, मिडुलरी पिरामिड है, ठीक है। ये मिडुला हो गया, मिडुलरी, ये पिरामिड है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जो नेफ्रॉन का ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, नेफ्रॉन का जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये आकर यहाँ पर ओपन होंगे, है ना, यहाँ पर इसका कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगा। और ये इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ये हमारा रीनल जो है पैपिला है, क्या है, यहाँ से इस तरीके से रीनल पैपिला आएगा जो कि पेल्विस रीजन में ओपन होगा। ये हमारा किडनी का पेल्विस रीजन है, और ये क्या यहाँ पर रीनल पैपिला, ठीक है, रीनल पैपिला। तो जो हमारा ये कॉन्वोल्यूटेड जो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट जो है, यहाँ पर जो ये इसकी इंडिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विल्नी, इसी को क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विल्नी। और ये डक्ट ऑफ विल्नी हमारे किडनी के रीनल पैपिला रीजन में ओपन होती है, ठीक है, रीनल पैपिला रीजन में। क्लियर। और अगर आपसे कभी पूछा जाए डक्ट ऑफ बर्टनी, डक्ट ऑफ बर्टिनाई, ठीक है, डक्ट ऑफ बर्टिनाई, तो डक्ट ऑफ बर्टिनाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन कार्टेक्स, है ना, ये जो कार्टेक्स रीजन है, बिटवीन कार्टेक्स एंड मिड्यूला, मिड्यूला जो रीनल पिरामिड है, इसके कार्टेक्स रीजन में यहाँ पर जो ये स्पेस प्रेजेंट है, जो डक्ट लाइक ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसी को हम डक्ट ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड एवरीवन। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं और अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो गया, एक बार फिर से आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। सो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन बी, रीनल पैपिला, राइट। यूरेटर हमारे कहाँ ओपन होते हैं, दैट इज हमारे यूरेनरी ब्लैडर में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरेनरी ब्लैडर इज कॉल्ड, यूरेनरी ब्लैडर से यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूरिकोलाइसिस, मैच्यूरेशन, ऑर्निथीन, या फिर नन ऑफ दिस, ऑर्निथीन या फिर नन ऑफ दिस। सो सिंपली है क्या है, एक्ट ऑफ पासिंग, ठीक है, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन कॉल्ड एज मैच्यूरेशन, क्या कहते हैं, मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन कहते हैं, आप अच्छे से इसको समझ लेंगे, मैच्यूरेशन। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज मिसमैच्ड, बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पीसीटी एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, डीसीटी एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। तो अभी हमने आपको एक नेफ्रॉन ड्रा किया था और बताया था कि जो बॉमन कैप्सूल है ना, ये बॉमन कैप्सूल है, यह क्या करता है,
ये जो आपको बोमेन कैप्सूल है ये ब्लड फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है ना, तो क्या इसे कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट मैच है। पीसीटी की बात करें, है ना, जो ये पीसीटी रीजन है, यहाँ क्या होता है, 70% जो है यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, आयंस, ग्लूकोज, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, 70%। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन बिल्कुल सही है। डीसीटी एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो डीसीटी है ना, जो ये हमारा डीसीटी है और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो जो डीसीटी है ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, पीसीटी रीजन में, है ना। नेफ्रॉन का जो पीसीटी रीजन है वहीं पर 100% ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है ना, एक्सेसिव ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है, जब हमारी पीसीटी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो ये यूरिन के साथ बाहर पास आउट होने लगता है और इस एबनॉर्मलिटीज़ को हम ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सेस ग्लूकोज बाहर जाने लगता है तो इस एबनॉर्मल कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। राइट। डीसीटी के एब्सॉर्प्शन की बात करें तो ये वाटर को एब्सॉर्ब करता है, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एडीएच हार्मोन, या जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कह देते हैं। और इन सोडियम आयन, है ना, सोडियम आयन को इन करेगा, सोडियम आयन का एब्जॉर्ब कर लेगा और पोटेशियम आयन को बाहर आउट कर देगा। ठीक है, यूरिन के साथ। तो डीसीटी में दो तरीके का ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि 70% एब्जॉर्प्शन हमारी पीसीटी में ही हो जाता है। राइट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया है दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, सोडियम आयन का जो यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन होता है ये प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉल हार्मोन, अभी हमने एक्सप्लेन किया रास पाथवे में, है ना। और जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है वो प्रेजेंस ऑफ एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन की, जो कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन सी इज मिसमैच्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, और आपको बताना है ये स्टेटमेंट इनमें से किस टर्म को रिफर करते हैं। इट इज डबल लेयर्ड एंड कवर्स द लंग्स, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स रिड्यूसेस फ्रैक्शन ऑन लंग सरफेस। थर्ड क्या है, आउटर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक वॉल, इनर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ लंग्स। ठीक है, जो बाहर की तरफ आउटर लेयर है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, थोरैसिक वॉल के, और जो इनर की तरफ लेयर है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, लंग्स के कॉन्टैक्ट में। अब तो आप बहुत आसानी से चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरा, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए। हमारे जो लंग्स हैं ना, जो हमारे लंग्स हैं, है ना, वो एक डबल लेयर स्ट्रक्चर से इस तरीके से कवर्ड होते हैं, है ना। इनके बीच में क्या है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जो कि हमारे लंग्स सरफेस के फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं। और जो ये बाहर की तरफ जो लेयर है ये किसके कांटेक्ट में है, थोरैसिक वॉल, जो हमारी थोरैसिक कैविटी है उसके कांटेक्ट में है। और ये अंदर की तरफ किसके हैं, लंग्स के कांटेक्ट में है ना, ये लंग्स के कांटेक्ट में है। और यहाँ पर क्या है, फ्लूइड है। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और जो फ्लूइड है इसके अंदर उसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन फोर्सफुल्ली एक्सहेल आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ इज कॉल्ड, है ना। पॉसिबल डीपेस्ट जो है, डीपेस्ट ब्रीथ करने के बाद जो हमारे
लंग्स में, जो हमारे लंग्स में एयर का मैक्सिमम वॉल्यूम रहेगा उसे क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम, टोटल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर वाइटल कैपेसिटी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, है ना। हमने फोर्सफुली एक्सहेल कर लिया, है ना, हमने फोर्सफुली क्या कर लिया? एक्सहेल कर लिया, जो है एक्सपायरेटरी, है ना, फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया। उसके बाद भी जो है हमने बहुत डीपली, उसके बाद जो बची रहेगी हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी बची रहेगी, जो वॉल्यूम बचा रहेगा, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर? सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही डीप और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका 100% चांस है आपके एग्ज़ाम्स में आने का, और डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। आपने देखा भी कि ऐसे तरीके के मॉडरेट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग अपना यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। हम आपके लिए डेली इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ओके, हम आपके साथ बने हैं आपके एग्ज़ाम्स तक, आपकी प्रिपरेशन तैयारी तक। तो आप भी हमारे साथ बने रहें, प्यार और सपोर्ट देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 100% यहाँ पर हम जो करते हैं वो सिर्फ आपके लिए करते हैं। यहाँ पर आपसे कोई फ़ीस पे नहीं करवाई जाती है। एटलीस्ट अभी तक हमने जितनी वीडियोस, जितनी क्लासेस करवाई हैं, आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपने जो टेस्ट सीरीज़ बाई कर रखी है उनसे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपको फ्री में करवाए हैं, है ना। तो बनता है ना एक लाइक और सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।